स्टूडेंट्स, तो आज तक हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़े। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड ट्रस क्रॉस, ये सारे कंप्लीट किए। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो जिसमें सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट, तो आज हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं, पार्शियल, या हम इसको सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं। सेमी, देखो जब अदर साइंटिस्ट ने, जब दूसरे साइंसदानों ने मेंडल्स की एक्सपेरिमेंट्स को दूसरे प्लांट्स पे अप्लाई किया तो उनको कंप्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट रिसेसिव का केस नजर नहीं आया। Repeated Mendel's experiment on other plant. When scientists repeat Mendel's experiment on other plant, scientists repeated Mendel's experiment on other plant, they got different result in F1. जब साइंसदानों ने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को दूसरे प्लांट्स के ऊपर अप्लाई किया तो उनको कंप्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट रिसेसिव का केस नजर नहीं आया। नॉट शोड कंप्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट रिसेसिव, कंप्लीट रिसेसिव ट्रेट। तो जब यानी साइंटिस्ट ने मेंडल्स की एक्सपेरिमेंट को दूसरे प्लांट्स के ऊपर रिपीट की तो उनको कंप्लीट डोमिनेंट और कंप्लीट रिसेसिव नजर नहीं आया। सबसे पहले इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किस में देखा गया था? Incomplete dominance was first reported. इनकम्प्लीट डोमिनेंस की केस को सबसे पहले रिपोर्ट किया किस में? एक प्लांट है जिस प्लांट का नाम है 4 o'clock प्लांट। उस प्लांट का क्या नाम है? 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट। यानी मेंडल्स, उसके बाद साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले किस में देखा गया था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को 4 o'clock प्लांट में। किस में? 4 o'clock प्लांट में। इस 4 o'clock प्लांट का साइंटिफिक नेम है मिराबेलिस जलापा। मिराबेलिस जलापा। उसके बाद और एक प्लांट में भी ये केस देखा गया था, डॉग फ्लावर। उस डॉग फ्लावर का दूसरा नाम है स्नैपड्रैगन। इसका साइंटिफिक नेम है एंटीरियम। इन दो प्लांट्स में जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको इनकम्प्लीट डोमिनेंस नजर आया, पार्शियल डोमिनेंस नजर आया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, मैं जाता हूं एक्सपेरिमेंट पर डायरेक्ट। ठीक है, इधर देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन स्नैपड्रैगन। एंटीरियम। अब देखो, जब साइंटिस्ट ने दो प्लांट, एक एंटीरियम का एक प्लांट जिनके ऊपर खिलते थे रेड फ्लावर, क्या था? एक प्लांट था जिनके ऊपर खिलते थे रेड फ्लावर। कौन से फ्लावर? कौन सा फ्लावर? रेड फ्लावर। एक प्लांट था जिसके क्या थे? फूल रेड फ्लावर थे। कौन सा फूल? रेड फ्लावर।
रेड फ्लावर उसको उसने रिप्रेजेंट की क्या, किससे, कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल आर। अब इस रेड फ्लावर वाले प्लांट को उसने क्रॉस किया एक और प्लांट था स्नैपड्रैगन का, जिसके ऊपर वाइट फ्लावर खिलते थे। कौन से फ्लावर खिलते थे, वाइट फ्लावर खिलते थे। देखो इसमें कौन से फूल खिल रहे हैं, वाइट फ्लावर। इसको रिप्रेजेंट हम किससे करें, स्मॉल आर से। दो प्लांट चूज की मेंडल ने स्नैपड्रैगन में से, एक वो प्लांट जिसके ऊपर रेड फूल, लाल फूल खिलते थे, दूसरा वो प्लांट जिसके ऊपर वाइट फूल खिलते थे। तो मेंडल के हिसाब से जब F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स कैसे होनी चाहिए, रेड फूल वाले, क्योंकि रेड डोमिनेंट है, लेकिन उसको रेड नजर, वहां पे रेड फूल नहीं खिला। अब इनके गैमीट एक ही टाइप के गैमीट होंगे, है कि नहीं, कौन सी गैमीट होगा, कैपिटल आर। इसका गैमीट स्मॉल आर। कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, दो ही टाइप के गैमीट बनेंगे। बना कि नहीं बना, दो ही टाइप के गैमीट। अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये गैमीट क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये गैमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज करेगा। तो यहां फ्यूजन होने की वजह से पहला ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर। अब इस कैपिटल आर कैरिंग गैमीट पॉसिबिलिटी है इसके साथ भी तो फ्यूज कर सकते हैं, तब भी इस केस में होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर। तो इस आर के पास भी दो पॉसिबिलिटी है, ये एक पेयरिंग कर सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। अब उसके बाद इसके पास दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कौन सा जनरेशन है जो हमने अभी निकाला, ये है F1 जनरेशन। कौन सा जनरेशन है, अब आप मुझे बताओ इस F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग मेंडल इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग कैसा आना चाहिए, इनका ट्रेड फिनोटाइपिक ट्रेड कैसे, हाँ रेड फ्लावर आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आया। जब उनने एक्सपेरिमेंटली इस प्लांट में देखा ना, इनको F1 में सारे प्लांट पिंक नजर आए, पिंक फ्लावर, पिंक पिंक पिंक। तो F1 में जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए वो सब के सब थे पिंक कलर। सब के सब पे कौन से फ्लावर खिल रहे थे, सब के सब पे फ्लावर खिल रहे थे पिंक। देखो F1 जनरेशन में all the offsprings have pink flowers। जितने भी offsprings निकले सबके सब पिंक फ्लावर थे, सबके सब क्या थे, पिंक फ्लावर थे, सबके सब पिंक फ्लावर थे। तो इसका मतलब इससे हम कंप्लीट डोमिनेंस कहेंगे, नहीं, पार्शियल डोमिनेंस। क्योंकि रेड फ्लावर जो है कंप्लीटली अपनी एक्सप्रेशन को नहीं दिखा पाया। इस केस में क्या हुआ, the gene, the capital R, which codes for the enzyme which is responsible for the red color of the flower, is unable to suppress completely the expression of the recessive allele, that is white color gene। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर एलील जो है वो कंप्लीटली इस स्मॉल आर की एक्सप्रेशन को दबाने में फेल हुआ, नाकाम हुआ, वो इसको कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाया। तो इसका मतलब यहाँ पे तो क्वांटिटेटिव ये होता होगा इफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल डोज में जब दो आर होंगे तो दोनों जो है अपने अपने प्रोडक्ट बनाते होंगे, दोनों के प्रोडक्ट जो है वो एक खास किस्म की एंजाइम या प्रोटीन को कोड करता होगा, जिसकी वजह से फ्लावर में रेड कलर आते होंगे। लेकिन जब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स में आर सिंगल डोज में, तो इसका मतलब आर सिंगल डोज में होने की वजह से वो उतनी प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं जिसकी वजह से फ्लावर का कलर रेड होता हो। ठीक, तो इसकी वजह से कंप्लीटली फ्लावर में रेड कलर नहीं आया। अब देखो इस कंडीशन में क्या हो रहे हैं, इस कंडीशन में
the dominant allele fail to suppress, या इसको हम masks the expression of recessive allele, the expression of, इस केस में डोमिनेंट एलील जो है वो कंप्लीटली रिसेसिव एलील की एक्सप्रेशन को दबाने में कामयाब नहीं होता है, जिसकी वजह से फ्लावर का कलर हो जाता है इंटरमीडिएट, यानी एक अलग सा कलर, ना वाइट ना रेड, डिफरेंट कलर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है भाई, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का कारण हो सकता है यानी डोमिनेंट एलील डबल डोज में ज्यादा एंजाइम या ज्यादा प्रोडक्ट होता है। देखो द डोमिनेंट एलील इन प्योर होमोजाइगस, जब डोमिनेंट एलील दोनों प्योर होमोजाइगस कंडीशन में हो, प्योर होमोजाइगस कंडीशन यानी कैपिटल आर इस कंडीशन में हो, तो किस में उस वक्त प्रोड्यूस कंप्लीट एंजाइम, या एंजाइम मान लिखो कंप्लीट प्रोडक्ट, कंप्लीट, देखो डोमिनेंट एलील प्योर होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल आर की कंडीशन में वो कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हो, तो कंप्लीट यानी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से क्या होता हो, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड फ्लावर कलर, रेड। लेकिन जब डोमिनेंट एलील सिंगल डोज में प्रेजेंट हो, देखो यहां पे सिंगल डोज में प्रेजेंट है हेटेरोजाइगस कंडीशन, यहां पे डोमिनेंट एलील कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट है, सिंगल डोज में, कितनी, सिंगल डोज में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो इधर देखो, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट एलील is present in single dose, तो वहां पे एक ही है, वो सिंगल डोज में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पूरा प्रोडक्ट नहीं बनता हो, जिसकी वजह से पूरा प्रोडक्ट, जब यहां पे सिंगल डोज में है तो तब पूरा प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, तो फ्लावर का कलर चेंज नहीं हो रहे, तो आधा ही बन रहे। सिंगल डोज प्रोड्यूस तो वहां पे कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनता हो, जब कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनते हैं तो क्या होगा, नॉट एबल टू ब्रिंग डोमिनेंटेड इन F1 जनरेशन, तो वहां पे वो कंप्लीटली F1 जनरेशन में अपना एक्सप्रेशन नहीं ला पाते। अब उसके बाद F1 जनरेशन को इधर देखो, उसके बाद F1 जनरेशन को जब उसने क्या किया, सेल्फिंग किया, तो अब इधर देखो F1 जनरेशन, सेल्फिंग ऑफ, इसके बाद यहां जाना, ठीक है, सेल्फिंग ऑफ F1, जब F1 जनरेशन को सेल्फिंग किया, जब F1 जनरेशन को क्या किया, सेल्फिंग किया, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है F1 जनरेशन। तो जब इनको सेल्फिंग किया तो रिजल्ट क्या आया, सबसे पहले इनका गेमिट, यहाँ पे भी दो टाइप के गेमिट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी दो टाइप के गेमिट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। कितने टाइप के लीन, कितने टाइप के गेमिट बने, दो टाइप के गेमिट बने, एक गेमिट में कैपिटल आर, एक गेमिट में स्मॉल आर। ठीक है, अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये गेमिट आपस में क्या करेगा, आपस में फ्यूज करेगा। तो जब ये गेमिट आपस में फ्यूज होगा, एक में कैपिटल आर, कैपिटल आर, आया समझ।
अब दूसरा इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें देखो स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब लास्ट देखो स्मॉल आर। शाबाश। अब आप मुझे बताओ यहां पे जो प्लांट कैपिटल आर है वो उसके फ्लावर किस तरह के होंगे? वो पक्का रेड है। मैंने कहा भाई कैपिटल आर एक होगा तो उस इतना इंजाइम वो इतना नहीं बना सकते जो उसकी फ्लावर में रेड कलर लाए, लेकिन डबल डोज में वो कंप्लीट इंजाइम बनाएगा, कंप्लीट प्रोडक्ट बनाएगा, तब जाके फ्लावर में कौन सा कलर आएगा? रेड कलर आएगा। तब जाके फ्लावर में कौन सा कलर आएगा? ये तो पक्का कौन से कलर के फ्लावर होंगे? रेड कलर के फ्लावर होगा। ठीक। अब दूसरा यहां पे दो है, देखो ये दो कैसा होगा इनका कलर? वेरी गुड। हेटेरोजाइगस कंडीशन में कलर क्या होंगे? पिंक होगा, कलर होंगे पिंक। तो इनका कलर क्या है? पिंक। और आखिर में और एक प्लांट है जिसमें दोनों जो है एलील वो रिसेसिव है, तो इसका फ्लावर कलर कैसा होगा? इसका फ्लावर कलर होगा वाइट। तो हम अब देखो, अब उसके बाद हम यहां पे देखेंगे फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। अब फिनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कितने आते हैं? देखो एक रेड है, 2 पिंक है, 1 वाइट है, तो इसलिए फिनोटिपिक रेशियो आया 1:2:1, 1:2:1। उसके बाद जीनोटिपिक रेशियो देखो, जीनोटिपिक रेशियो ये भी सेम, कैपिटल आर एक, कैपिटल आर स्मॉल आर 2, स्मॉल आर 1, तो 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द ओनली केस वेयर बोथ फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो है जहां पे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आते हैं। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम आते हैं। उसके बाद है एक कंपैरिजन का चार्ट देते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें कौन सा कंडीशन? अगर कंप्लीट डोमिनेंट का, कंप्लीट डोमिनेंट। उसके बाद ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन केस कौन सा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम यहां पे F2 जनरेशन के रेशियोज को देखेंगे। ठीक है, ये भी F2 जनरेशन। अब एक कंपैरेटिव चार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, एक कंपैरेटिव चार्ट। अब इधर देखो, आप मुझे बताओ यहाँ पे फिनोटिपिक क्लास कितने थे? फिनोटिपिक क्लास कितने आया था? मोनोहाइब्रिड क्लास में सिर्फ 2। मोनोहाइब्रिड क्लास में कितना आया था? फिनोटिपिक क्लास 2। फिनोटिपिक रेशियो आया था 3:1, 3:1। यहाँ पे फिनोटिपिक क्लास, यहाँ पे फिनोटिपिक क्लास 3, क्योंकि देखो एक आया था रेड, 2 आया था पिंक, 1 आया था वाइट, तो 3। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो ये भी 3। फिनोटिपिक रेशियो ये 1:2:1, यानी 1 रेड, 2 पिंक, 1 वाइट। अब उसके बाद जीनोटिपिक क्लास देखो, जीनोटिपिक
क्लास। जीनोटिपिक क्लास यहाँ पे कितने थे? जीनोटिपिक क्लास तो 3 थे। यहाँ पे जीनोटिपिक क्लास यहाँ भी 3। जीनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। यहाँ जीनोटिपिक रेशो ये भी सेम 1:2:1। तो ये रहा आपका मानो हाइब्रिड क्रॉस का कंप्लीट डोमिनेंट में रेशो, मानो हाइब्रिड क्रॉस का इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में रेशो क्या आते हैं। ये एक कंपैरेटिव, ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रखने के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। कौन सा केस? देखो, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। It is the condition where both the alleles of a gene phenotypically expressed in F1 जनरेशन। अब देखो, हमने इससे पहले देखा था यानी कंप्लीट डोमिनेंस का केस, जो मेंडल्स इनहेरिटेंस। उसके बाद मॉडिफाइड मेंडेलियन एक्सटेंशन में हमने पढ़ा था पहला केस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जहाँ पे जब मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को दूसरे प्लांट्स पे यानी क्या किया, रिपीट किया, तो वहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस और रिसेसिव के केस नज़र नहीं, बल्कि वहाँ एक इंटरमीडिएट फॉर्म भी बन रहे थे। जैसे कि हमने फ्लावर कलर देखे स्नैपड्रैगन की या 4 o'clock प्लांट के। तो इसी तरह अब और एक केस है जिसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस की कंडीशन में एक जीन के दोनों एलील इक्वल अमाउंट में एक्सप्रेस होते हैं फिनोटाइप में। एक जीन के दोनों एलील्स अपना बराबर का एक्सप्रेशन दिखाते हैं उनकी ऑफस्प्रिंग्स में, फिनोटाइप में बराबर का एक्सप्रेशन। यानी इस केस में ना तो कोई डोमिनेंट रहता है, ना तो कोई रिसेसिव रहता है, ना तो कोई इंटरमीडिएट इफेक्ट देते हैं, बल्कि इसमें दोनों एलील एक जीन के बराबर एक्सप्रेशन दिखाते हैं F1 जनरेशन में, राइट। तो F1 जनरेशन में उनके ऑफस्प्रिंग्स में एक जीन के दोनों एलील्स जब फिनोटिपिकली अपना बराबर एक्सप्रेशन दिखाएगा, उसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। अब हम यूं कह सकते हैं, और या हम यूं कह सकते हैं, देखो, और इन दिस केस नीदर एलील इज डोमिनेंट। इस केस में कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं रहते। ठीक है, इस केस में कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं रहते, बल्कि दोनों एलील्स अपने अपने एक्सप्रेशन जो है बराबर अमाउंट में दिखाते हैं। इन दिस केस नीदर ऑफ द एलील इज डोमिनेंट एंड बोथ shows its expression in F1 जनरेशन। दोनों अपने अपने एक्सप्रेशन दिखाते हैं F1 जनरेशन में। सबसे बेस्ट एग्जांपल कोडोमिनेंस का मैं एक देता हूं। सबसे बेस्ट एग्जांपल एक कोडोमिनेंस का मैं देता हूं, ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप, इंसान में जो ABO ब्लड ग्रुप हैं, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट और बेस्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। यानी इधर देखो, इसको हम अच्छे से डिटेल में इलस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, ह्यूमन
ABO blood group is controlled by gene I. जीन I, यानी इंसान के ब्लड ग्रुप को कौन से जीन कंट्रोल करते हैं? जीन I, जीन। और ये जीन I प्रेजेंट है हमारे क्रोमोसोम नंबर 9 के लॉन्ग आर्म पे। जीन I इज located on long arm of chromosome number 9, क्रोमोसोम नंबर 9। देखो जो जीन इंसान में ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं वो जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 9 के लॉन्ग आर्म पे। वो जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 9 के लॉन्ग आर्म पे। जो जीन इंसान में ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं यानी वो जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 9 के लॉन्ग आर्म पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाऊं, ये होगा आपका क्रोमोसोम नंबर 9। तो इसका 2 आर्म है, एक तो छोटा एक बड़ा, तो इसका मतलब ये लॉन्ग आर्म पे प्रेजेंट है। ठीक है, आई जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 9 लॉन्ग, क्रोमोसोम नंबर 9 के लॉन्ग आर्म पे। ठीक है, बस। अब इधर देखो, जीन I के तीन एलेलिक फॉर्म में मौजूद है। जीन I हैज 3 एलेलिक फॉर्म, 3 यानी फॉर्म इन द पॉपुलेशन। जीन I के 3 एलेलिक फॉर्म है। ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो जीन I के 3 एलेलिक फॉर्म है। कौन कौन सा है? एक एलेलिक फॉर्म है IA, दूसरा एलेलिक फॉर्म है IB और तीसरा है स्मॉल I। तो मैंने कहा था जीन है, जीन का नाम I, लेकिन उसके 3 एलील्स है, उसके 3 फॉर्म्स है, 3 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है पूरे पॉपुलेशन में। कितने ऑल्टरनेटिव फॉर्म है? 3। लेकिन एक इंडिविजुअल में अगर हम देखा जाए तो एक सिंगल इंडिविजुअल इंसान क्या डिप्लॉयड है, तो उसके अंदर इन 3 में से 2 ही मुमकिन है, 2 ही हो सकता है। ठीक है, ओनली 2 एलील्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल इंडिविजुअल। उस 2 में से, इस 3 में से 2 ही एक इंडिविजुअल में हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड। ह्यूमन क्या है? वो डिप्लॉयड है, उनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से तीनों मुमकिन नहीं है। लेकिन एक इंडिविजुअल्स में 3 में से सिर्फ 2 ही एलील्स जो है आई जीन के प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें। इन 3 में से या IAA और I हो सकता है, या IAA और IB हो सकता है। यानी उसके बाद इस 3 देखो एलील की वजह से कितने टाइप के ब्लड फॉर्मेशन होते हैं? 4 टाइप्स के ब्लड फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि A टाइप के ब्लड, B टाइप के ब्लड, AB एंड O ब्लड ग्रुप। तो ये ABO ब्लड ग्रुप के 3 एलील्स कितनी टाइप के ब्लड बनाते हैं? कितनी अक़साम के ब्लड? A टाइप के ब्लड बनाते हैं, AB टाइप के ब्लड बनाते हैं, B टाइप के ब्लड बनाते हैं और O टाइप के ब्लड्स बनाते हैं। यहां तक चीजें समझ आया? कोई डाउट? अब उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है आपको। अब उसके बाद मैंने कहा कितने जीन हैं? एक जीन है लेकिन 3 एलील्स है। एक जीन्स के 3 एलील, IA एंड IB आर कोडोमिनेंट। इन 3 में से IA और IB जो है वो कोडोमिनेंट है। जब किसी इंडिविजुअल में IA और IB होगा तो दोनों जो है ऑफ स्प्रिंग्स में अपना फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन बराबर दिखाएगा। ठीक है, दोनों इक्वली एक्सप्रेस होंगे, दोनों इक्वली एक्सप्रेस होंगे उस इंडिविजुअल में।
IA और IB एक दूसरे के लिए क्या है, को डोमिनेंट है, यानी बोथ एक्सप्रेसेस इक्वली इन both phenotypically expressed equally. क्योंकि ऑफ शिफ्टिंग्स में या उस इंडिविजुअल में अगर ए या बी, IA और IB होगा, दोनों इक्वली एक्सप्रेस होंगे इनके फिनोटाइप में। अब उसके बाद देखो 7, मैंने क्या कहा, IA एंड IB आर को डोमिनेंट, यानी IA और IB दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, को डोमिनेंट है। जब ये दोनों एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा तो दोनों का एक्सप्रेशन उसमें बराबर आएगा, ठीक है। बट लेकिन IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट, ओवर I, लेकिन स्मॉल I पे IA भी डोमिनेंट है, IB भी डोमिनेंट है। स्मॉल I पे IA भी डोमिनेंट है, IB भी डोमिनेंट है, ठीक है। यहां तक समझ आया, कोई डाउट? अब उसके बाद देखो आगे, फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ फॉर्म, फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप बनते हैं, जैसे कि A टाइप के, B टाइप के, AB एंड O टाइप के, इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। यानी इस ABO ब्लड ग्रुप में 3 एलील की वजह से 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप बनते हैं, 4 टाइप्स के। तो ये ब्लड ग्रुप किसके बेस पे बनते हैं? अब इधर देखो, these blood group are formed on the basis of A antigen and B antigen. These blood groups are formed on the basis of A antigen and B antigen present on the plasma membrane of RBCs। अब देखो इस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 टाइप्स के ब्लड किसके बेसिस पे बनते हैं? बेस्ड ऑन दी प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, A एंटीजन एंड B एंटीजन, इसकी प्रेजेंस के बेस पे 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप बनते हैं इंसान में, वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। देखो अब एंटीजन क्या है, ये है ह्यूमन का ब्लड, ठीक, ये भी है ह्यूमन का ब्लड, ये भी है ह्यूमन का ब्लड, ये भी है ह्यूमन का ब्लड। तो कितने टाइप के ब्लड बना? मैंने 4 टाइप के ब्लड बनाए, ठीक है। अब इधर देखो, ये ब्लड सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ब्लड सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर बनाया एंटीजन। अब मैं यहाँ पे जो येलो यानी ग्रीन लाइन से दिखाऊं, ये ओलिगोसैकेराइड, ये है एंटीजन। क्या है ये? अब इस एंटीजन को मैं बोलूँगा ए एंटीजन। कौन सा एंटीजन? ए एंटीजन। एंटीजन क्या है? एंटीजन एक स्मॉल ओलिगोसैकेराइड है। एंटीजन क्या है? एंटीजन जो है वो ओलिगोसैकेराइड है, यानी एंटीजन मोस्टली ओलिगोसैकेराइड है। कुछ प्रोटीन के भी हो सकते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के पेप्टाइड चेन से, कार्बोहाइड्रेट्स के पेप्टाइड चेन से। अब देखो, ये एक आरबीसी सेल है, ये एक आरबीसी सेल। इस आरबीसी सेल के ऊपर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये है आरबीसी सेल। इस आरबीसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वहाँ पे छोटे यानी कुछ पेप्टाइड के पॉलीपेप्टाइड यानी ओलिगोसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक।
अब इस कार्बोहाइड्रेट, इस टाइप की कार्बोहाइड्रेट को मैंने नाम रखा ए एंटीजन। क्या रखा? क्या रखा? ए एंटीजन। अब देखो उसके बाद यहां पे ये भी आरबीसी सेल है। इस आरबीसी सेल पे मैं बनाऊंगा पिंक कलर के कुछ पेप्टाइड चेन्स। ये भी एक ओलिगोसैकेराइड, ये भी एक एंटीजन। यानी एंटीजन एक शुगर सब्सटेंसेस, जैसे कि सिंपली अगर आप समझने की कोशिश, एंटीजन एक शुगर सब्सटेंस है, एक ओलिगोसैकेराइड से जो आरबीसी सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं, जो आरबीसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, अगर उस पे इस टाइप का ए एंटीजन, इस टाइप की ओलिगोसैकेराइड होगा, मान लो इसे हमने नाम दिया ए एंटीजन, इस टाइप का होगा तो हमने इसको नाम दिया बी एंटीजन। क्या नाम रखा? बी एंटीजन। यहां पे मैं दिखाऊंगा दोनों टाइप के एंटीजन्स को। यहां पे मैं दोनों टाइप के एंटीजन्स को दिखाऊंगा। अब इधर देखो, ये कौन सा वाला है? ये ए एंटीजन, ये ए एंटीजन, ये है बी, ये भी तो एक आरबीसी सेल है। अब देखो जिस ब्लड सेल में ए एंटीजन होगा वो ब्लड होगा ए ब्लड ग्रुप। वो कौन सा ब्लड होगा? वो होगा ए ब्लड ग्रुप। मैंने तो कहा था 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। जिस आरबीसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ए एंटीजन प्रेजेंट हो तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए। उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? Those RBC cell whose plasma membrane possesses the A antigen. What is antigen? Antigen is a small oligosaccharide, yani small sugar, present on the plasma membrane. These small sugars are actually encoded by the gene I. By the gene I present on the chromosome number 9. Actually, these oligosaccharides are encoded by the gene I present on the plasma, यानी क्रोमोसोम नंबर 9। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड जिसे हम कहते हैं एंटीजन, इस एंटीजन को कौन बनाता है? ये एंटीजन जो है क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट जीन आई के एलील इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिस आरबीसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये वाला एंटीजन ए एंटीजन, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए। अब ये इसके ऊपर तो बी एंटीजन है। ठीक, जिस पर्सन के बॉडी में जो आरबीसी है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर बी एंटीजन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप। अब जिस पर्सन के बॉडी पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट हो, बी एंटीजन भी प्रेजेंट हो, दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो, दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? उस पर्सन का ब्लड होगा ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए बी। तो अब जिस पर्सन के सेल पे कोई भी यानी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना ए एंटीजन प्रेजेंट है ना बी एंटीजन, जिस पर्सन के आरबीसी सेल पर किसी भी तरह की एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ ब्लड ग्रुप। उसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ ब्लड। ओ ब्लड ग्रुप वाले शख्स के आरबीसी पे क्या एंटीजन प्रेजेंट होते हैं? क्या ये शुगर ओलिगो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं। तो देखो, जिस ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन प्रेजेंट हो उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे खाली बी एंटीजन प्रेजेंट हो उसका ब्लड ग्रुप बी, जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट हो उसका ब्लड ग्रुप ए बी, जिसके ब्लड सेल्स पर कोई एंटीजन यानी शुगर की पॉलीसैकेराइड मौजूद नहीं है ओलिगोसैकेराइड, उसका ब्लड ग्रुप ओ। उसका ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, समझ आया यहां तक? ठीक है, अब इधर देखो एंटीजन क्या है? एंटीजन जो है वो ओलिगो सैकेराइड है। ओलिगो encoded by gene I, encoded by gene I present on chromosome number 9.
क्रोमोसोम नंबर 9। अब में यानी ये 3 एलील्स ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने टाइप के जीनोटाइप बनाते हैं वो यहाँ पे हम दिखाएंगे। 3 एलील्स आई जीन के ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने टाइप के जीनोटाइप्स बनाते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाएंगे। यहाँ तक समझ आया? किसी को कुछ डाउट, कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो, ठीक है? कोई डाउट, कोई क्वेरीज रहा है तो पूछो। तो मैंने क्या कहा, इंसान में आई जीन नाम से एक जीन है जिसके 3 एलील है। उन एलील का नाम है IA, IB एंड I। उन एलील का नाम भी पढ़ा कि वो एलील कौन से एंटीजन को कोड करते हैं। अगर उसके एलील A एंटीजन को कोड करते हैं तो उस एलील का नाम पड़ा IA। वो एलील जो B एंटीजन को कोड करते हैं उसका नाम पड़ा IB। जो एलील किसी भी एंटीजन को कोड नहीं करते हैं उसका नाम पड़ा I। ठीक है, इन 3 एलील मिलकर पॉपुलेशन में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बनाते हैं। A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। लेकिन एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, हम डिप्लॉयड है तो हमारे पास 2 पेयर सिर्फ एक पेयर क्रोमोसोम है, तो इन 3 में से सिर्फ हमारे अंदर 2 ही मौजूद हो सकते हैं, लेकिन पूरे पॉपुलेशन में 3। अब ये 3 एलील कंबाइन होकर पूरे पॉपुलेशन में कितने टाइप के जीनोटाइप बनाते हैं? टोटल 6 टाइप के जीनोटाइप बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। जेनेटिक बेस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब इधर देखो, पहले मैं कॉलम में रखूंगा सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरे पे मैं रखूंगा एलील फ्रॉम पेरेंट, एलील फ्रॉम पेरेंट फर्स्ट, यानी पेरेंट फर्स्ट या मम्मी या पापा। एलील फ्रॉम पेरेंट सेकंड, तो ये मम्मी है तो ये पापा, ठीक है। दोनों में से एक एक गैमेट के द्वारा सिर्फ एक एक ही एलील आते हैं, ठीक है। गैमेट के द्वारा सिर्फ एक एलील, एलील फ्रॉम पेरेंट वन, एलील फ्रॉम पेरेंट सेकंड। जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, जीनोटाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ब्लड ग्रुप्स ऑफ। उसके बाद देखो एंटीजन प्रेजेंट, जब एंटीजन प्रेजेंट हो ऑटोमेटिक एंटीबॉडी भी बनाते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड। अब इधर देखो, सबसे पहले पहला, अगर एक पेरेंट की तरफ से मिला उसको IA, एक पेरेंट की तरफ से क्या मिला, यानी गैमेट के द्वारा I जीन का IA एलील आया, तो उसकी ये तो मान लो इसको मैं पापा मानूंगा, इनको मैं इनकी मम्मी मानूंगा, ठीक है। अब मम्मी की तरफ से भी I जीन का आ गया ये वाला एलील, दोनों की तरफ से दिखा, इधर देखो IA दोनों की तरफ से आया IA। अब जीनोटाइप कैसा बनेगा, जीनोटाइप बनेगा IA। तो जीनोटाइप में
उस जीन के दोनों एलील जो है सेम टाइप के हैं। जब दोनों IA यानी IA एंटीजन, वो आरबीसी सेल्स है जिनमें A एंटीजन है, A एंटीजन है, तो उनका ब्लड ग्रुप 100% A होगा, कोई मिक्स नहीं। तो कौन से ब्लड होंगे उन इंडिविजुअल्स के पास, उन ऑफस्प्रिंग्स के पास, उन ऑर्गेनिजम्स के पास? A ब्लड ग्रुप। अब इनके सेल में कौन सी एंटीजन प्रेजेंट होगा? इनके आरबीसी में A एंटीजन प्रेजेंट होगा। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा इनके आरबीसी में? इनके आरबीसी में होगा A एंटीजन, जो मैंने अभी पहले सेल पे देखा है, ठीक है। तो जब इनके बॉडी में A एंटीजन है तो वो एंटीबॉडी भी बनाते हैं। किसके खिलाफ बनाएंगे? एंटीबॉडी बनाएगा हमेशा B के खिलाफ। एंटीबॉडी अगेंस्ट B ब्लड ग्रुप। तो वो किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेंगे? B के खिलाफ, IB के खिलाफ, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 2, पापा की तरफ से आया IA, मामा की तरफ से आया I। मामा की तरफ से क्या है? I। जीनोटाइप बनेगा IA और I। मैंने पहले जब पूरे पॉइंट्स में लिखा था उस वक्त ये कंडीशन भी बताया, IA कंप्लीटली डोमिनेंट है किसके ऊपर? I के ऊपर। I के ऊपर IA भी कंप्लीटली डोमिनेंट है, I के ऊपर IB भी कंप्लीटली डोमिनेंट है। तो यहाँ पे आ गया एक तो IA, दूसरा I, लेकिन ब्लड ग्रुप बनेगा सिर्फ A। ब्लड ग्रुप कैसा होगा? क्योंकि I का एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं दिखाएगा, I का एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगा क्योंकि I जो है वो रिसेसिव एलील है। I रिसेसिव एलील है, IA डोमिनेंट एलील है। तो रिसेसिव एलील की कैरेक्टर, उसका एक्सप्रेशन फिर उनके ऑर्गेनिज्म में नहीं शो करेगी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप आया A। इसके पास एंटीजन कौन सा है? यस, एंटीजन है A एंटीजन। इनके पास एंटीबॉडी बिल्कुल सेम, ये वाला जो ऊपर मैंने दिखाया वही एंटीबॉडी इनमें भी बनेगा। किसके खिलाफ? B के खिलाफ बनेगा एंटीबॉडी। B के खिलाफ क्या बनेगा? एंटीबॉडी। अब उसके बाद नंबर 3 कंडीशन देखो, पापा ने कंट्रीब्यूट किया IA, मामा ने कंट्रीब्यूट किया IB। पापा ने कंट्रीब्यूट किया IA, मामा ने कंट्रीब्यूट किया IB। अब बच्चे की जीनोटाइप में आ गया IA और IB। बच्चे के जीनोटाइप में IA भी आया, IB भी आया। तो इसका मतलब मैंने पहले कहा था IA और IB को डोमिनेंट एलील है। IA एंड IB आर को डोमिनेंट एलील, देयरफॉर बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा AB। बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? कौन सी एंटीजन प्रेजेंट होंगे? कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? दोनों A एंटीजन, बोथ A एंड B एंटीजन, बोथ A एंड B। तो उसमें A एंटीजन भी प्रेजेंट है, B एंटीजन में, तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो किसी के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। नो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, किसी के खिलाफ, ना A के खिलाफ ना B के खिलाफ, वो किसी के खिलाफ कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 4, उसके बाद नंबर 4, इधर देखो, अब आ गया पापा की तरफ से IB। पापा की तरफ से क्या होगा? IB, और मामा की तरफ से भी IB। तो बच्चे की ब्लड ग्रुप में होगा IB, बच्चे की आरबीसी में। तो उसके यानी ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप IB, उसका ब्लड ग्रुप बनेगा B। तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? B एंटीजन। B एंटी, तो जब B एंटीजन है तो वो किसी के खिलाफ एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनेगा? A के खिलाफ। एंटीबॉडी अगेंस्ट A, किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा? A के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब उसके बाद नंबर 5, पापा ने कंट्रीब्यूट किया IB और मामा ने कंट्रीब्यूट किया I। बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? IB और I। मैंने पहले कहा था IB भी I के ऊपर डोमिनेंट है, IA भी I के ऊपर डोमिनेंट है। तो यहाँ पे IB I के ऊपर डोमिनेंट है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा B। बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा?
बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी। एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएंगे? ए के खिलाफ। इसके पास एंटीजन भी प्रेजेंट होगा बी, वो एंटीजन बनाएगा अगेंस्ट ए के खिलाफ। अब लास्ट टाइप देखो, हमारी लास्ट टाइप 6। पापा ने कंट्रीब्यूट किया आई, मामा ने भी कंट्रीब्यूट किया आई, बच्चे का जीनोटाइप में आ गया स्मॉल आई, दोनों रिसेसिव एलील। इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। वो एंटीजन, उसके पास एंटीजन है? कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई एंटीजन, तो वो एंटीबॉडी दोनों के खिलाफ बनाएगा, एंटी ए एन एंटी बी, एंटी ए एन एंटी बी एंटीबॉडीज। देखो ये सारे कंडीशन मैंने यहां पे दिखाया था, कहां गया? यहां पे देखो, ए एंटीजन, बी एंटीजन, बोथ ए एंड बी एंटीजन, कोई नो एंटीजन। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन प्रेजेंट, लेकिन वो एंटीबॉडी बनाते हैं दोनों के खिलाफ, ए के खिलाफ भी, बी के खिलाफ भी। इसलिए अब देखो यहां तक समझ आया चीजें, थोड़ा सा छोटा करूंगा और कुछ कंडीशंस लिखूंगा। इसलिए हम ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडी है, बी के खिलाफ वो डिस्ट्रॉय करेगा। किसी ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को अगर गलती से हमने बी ब्लड ग्रुप दे दिया, उस बी ब्लड ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी होते हैं बी ब्लड के खिलाफ। जैसे ही बी ब्लड ग्रुप उसके बॉडी के अंदर जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय करेगा बी ब्लड ग्रुप के सेल्स को। इसी तरह कोई पेशेंट जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप हो, ए बी, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, वो किसी के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनाते। इसीलिए ए बी वाले ब्लड ग्रुप को हम हर कोई ब्लड दे सकते हैं, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब इधर देखो, उसके बाद बी ब्लड ग्रुप को, बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट के अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट है, वो एंटीबॉडी बना रहे हैं ए के खिलाफ। किसके खिलाफ? अगर गलती से किसी बी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को ए ब्लड ग्रुप दिया, तो उसके अंदर की एंटीबॉडी उस तमाम ए ब्लड सेल्स को क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसलिए हम ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट कंडीशन देखो, ओ ब्लड ग्रुप, ओ, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी है ए के खिलाफ भी, बी के खिलाफ। अगर किसी ओ ब्लड ग्रुप पेशेंट को ए ब्लड दिया, तब भी डिस्ट्रॉय करेगा ए ब्लड ग्रुप के सेल्स को। अगर बी ब्लड ग्रुप दिया तो उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसलिए हम ओ को सिर्फ ओ दे सकते हैं, यानी ओ ब्लड ग्रुप हर किसी को दे सकते हैं। देखो ए ब्लड ग्रुप के पास बी ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी है, लेकिन ओ के लिए नहीं। बी ब्लड के पास ए के लिए एंटीबॉडी है, लेकिन ओ के लिए, इसीलिए ओ हर किसी को दे सकते हैं, लेकिन खुद को सिर्फ ओ चाहिए, ठीक है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। आया समझ ब्लड ग्रुप? तो ब्लड ग्रुप में आई ए और आई बी कंप्लीट लिखो, डोमिनेंट ओवर द आई, ठीक है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। थैंक यू, वी विल मीट विद अ न्यू टॉपिक टुमारो।